स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम संविधान का रिवीज़न कर रहे हैं, अपनी कंप्लीट पॉलिटी का रिवीज़न कर रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण नोट्स रहेंगे। दोस्तों आज हमारी तीसरी क्लास है और जिसमें हम मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लेंगे, मौलिक अधिकार का कंप्लीट रिवीज़न कर लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मौलिक अधिकार का आपको पता ही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं। सब अनुच्छेद 12 से 35 तक। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। बात करते हैं 1825 की। तो 1825 में एनी बेसेंट ने सबसे पहले मांग की थी मौलिक अधिकारों की। वो की थी मौखिक तौर पर। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने लिखित मांग की थी मौलिक अधिकारों की। फिर 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में मौलिक अधिकार की मांग की थी। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति के अनुसार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी और उसमें मौलिक अधिकार भाग 3 में और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया था। भाग 3 में जिनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं 12 से 35, और भाग 4 न्यायालय में नहीं जा सकते हैं 36 से 51। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया। भाग 3 को क्या कहा गया? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। क्योंकि 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। यहाँ से हमने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और अनुच्छेद 300 के ए में या 300 के 1 में शामिल कर दिया गया था। तो अब हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने रह गए? 6। और भारतीय संविधान के भाग 3 में भाग 4 को ग्रेनेबिल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना कहा है। संविधान की चेतना किसने कहा? ग्रेबिनल ऑस्टिन ने। किसको? दोनों को कहा, भाग 3 और 4 को। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे मौलिक अधिकार व उनके अनुच्छेद। मौलिक अधिकार में 6 हैं। जैसे कि पहला समानता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? इसकी परिभाषा है मौलिक अधिकार की। और ये प्रवृत्त विधियां आती हैं 13 के सी में आती हैं। ये संवैधानिक विधि और रूढ़ियां एवं प्रथाएं। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 के तहत संसद को अधिकार है कि वह किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। कौन करेगी? सिर्फ संसद करेगी। मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करेगी संसद करेगी। और अनुच्छेद 13 क्या करता है? वो मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि बनाता है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि बताने का कार्य करता है। और इसी से रिलेटेड है आच्छादन का सिद्धांत। क्या है? आच्छादन का सिद्धांत। समानता का अधिकार पर चलते हैं हम। पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 पर देखते हैं। अनुच्छेद 14 को देखते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। और एवी डाइसी द्वारा ये अवधारणा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा अवधारणा की गई इसकी? एवी डाइसी के द्वारा। इसमें आता है
कानून के समक्ष समानता या कानून का शासन। अनुच्छेद 14 में विशेषाधिकार का अभाव, मतलब सब कोई भी विशेष अधिकार किसी पर नहीं लागू होगा तो विशेषाधिकार का अभाव, वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये सब विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान यानी अमेरिका से ली गई है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का। फिर आते हैं अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर समानता बताई गई है। यानी धर्म के आधार पर समानता जो है वो अनुच्छेद 15 में है, क्योंकि समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 के 3 में बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों अनुच्छेद। अनुच्छेद 15 के 3 में महिलाओं के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण है। महिलाओं से भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 15 के 3 में। और अनुच्छेद 15 के 4 में अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 4 में अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 16 को। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में समान अवसर या लोक नियोजन की समानता, समान अवसर की समानता या सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। और अनुच्छेद 16 के 4 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 16 के 4 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तहत रिजर्वेशन अनुच्छेद 16 के 4 में दिया गया है। 17 बहुत महत्वपूर्ण है, अस्पृश्यता का अंत। 17 अस्पृश्यता का अंत है और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 भी महत्वपूर्ण है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद राज्य के किसी भी नागरिक पर या विदेशी को उपाधि की से सम्मानित करने से रोकता है। यानी उपाधि नहीं दी जाएगी। सैन्य या शैक्षणिक विशेषता को छोड़कर सैन्य संस्थान में उपाधि दे सकते हैं। ठीक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। पहला ही इसमें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक की स्वतंत्रता यानी भाषण देने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 के 1 में है, लेकिन इसमें अपशब्द नहीं बोल सकते, राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अब इसका क्या है कि झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें आता है किसमें? अनुच्छेद 19 के 1 में। ठीक है। अब अनुच्छेद 19 का 2 आ जाए या ख आ जाए, इसमें क्या है कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। सम्मेलन जो करते हैं, अनशन वनशन करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 19 के 2 में है। अनुच्छेद 19 के 3 में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। सहकारी सोसाइटी, संगठन बनाने की संस्था किसमें है? स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 के 3 में। अनुच्छेद 19 के 4 में या घ में क्या है? सर्वत्र आबद्ध संचरण, घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता कह दीजिए या सर्वत्र आबाद संचरण कह दीजिए। 19 के 4 में घूमने की स्वतंत्रता आ गई आपकी। इसके बाद है 19 का 5। 19 का 5 आ जाए, आई आ जाए या ये अंग आ जाए, तो राज्य में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। राज्य में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के 5 में है। 19 के 6 में कोई भी व्यवसाय अपनाने का, व्यवसाय करने का अधिकार है 19 की 6 में। ठीक है, लेकिन अपवाद ये है कि ये जो व्यवसाय वाला है आपातकाल के समय सबसे पहले रद्द होगा। समझ गए कि जम्मू कश्मीर में आपातकाल के समय सबसे पहले रद्द हो जाएंगे ये चीज़। तो अनुच्छेद 19 के 6 तक हम याद कर लेंगे। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराध में संरक्षण या दोहरे दंड के विरुद्ध सुरक्षा है। अपराध से संरक्षण है। अनुच्छेद 20 के 1 में क्या है कि न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि होने पर पहले उसे आरोपी नहीं सिद्ध किया जाएगा। जब तक न्यायालय दोष सिद्ध नहीं करते, जब तक उसे आरोपी सिद्ध नहीं कर सकते। 20 के 1 में है। 20 के 2 में क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार या एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपराध एक ही किया, उसे एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 के 3 में क्या है? किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है,
गवाही देने के लिए अनुच्छेद 20 के 3 में है। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण नोट है कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल की स्थिति में भी नहीं छीने जा सकते। यानी ये दो ही अनुच्छेद ऐसे हैं 20 और 21 जो आपातकाल की स्थिति में भी एज इट इज़ रहते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 में आता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में आता है। इसका वाद था परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद। परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के ए में इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 21 का ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 के ए में है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21 के ए में है। और यह जो था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद 22 बहुत महत्वपूर्ण है। गिरफ्तारी या निरुद्ध के संदर्भ में संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध में संरक्षण है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 22 के ए में है कि गिरफ्तारी से पहले अपराध बताना अनिवार्य है। पहले अपराध बताओ फिर गिरफ्तार करो। अनुच्छेद 22 के बी में क्या है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 के सी में है कि व्यक्ति को अपने लिए अधिवक्ता या वकील चुनने की आज़ादी है। व्यक्ति को अपने लिए अधिवक्ता या वकील चुनने की आज़ादी किसमें है, अनुच्छेद 22 के सी में है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी या बाल श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि कारखानों में काम करने पर रोक। 14 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उन पर काम करने की रोक किस में है, अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, और पहला वायसराय जिसने इस पर प्रतिबंध लगाया था वो लॉर्ड रिपन था। 1884 में लॉर्ड रिपन ने बाल श्रम पर या 14 साल से कम आयु के बच्चों पर काम करने के लिए प्रतिबंध जो लगाया था वो लॉर्ड रिपन ने लगाया था 1884 में। इसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। अब अनुच्छेद 25 में क्या है कि व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म और उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है। किसकी है, अंतःकरण की स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता, ये सब आ जाता है। जैसे कि सिख को कृपाण रखने की छूट है। अनुच्छेद 26 में आए हम। अनुच्छेद 26 में क्या है कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन को आयोजित करने का अधिकार है। कोई भी अपना धार्मिक कार्यक्रम या सम्मेलन कर सकता है अनुच्छेद 26 के अनुसार। अनुच्छेद 27 में भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। मतलब जो धर्म से आय आएगी वो उस पर कर नहीं लगेगा, अनुच्छेद 27 के अनुसार। अब आते हैं अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28, किसी भी शैक्षणिक संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि अपने अपने धर्म की शिक्षा उसमें पढ़ाई जाएगी, नहीं। ठीक है, जैसे कि अल्पसंख्यकों के लिए मदरसे जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आता है 29-30 में। 29-30 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार है। कैसा अधिकार है, ये महत्वपूर्ण अधिकार है। जैसे कि अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है, या व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को मानना या उसके विकास करने का अधिकार अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 30 में व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान या शिक्षा लेने या प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 30 पर यहाँ आ जाओ। अनुच्छेद 30 संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है अनुच्छेद 31 में। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको 300 के कै में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 30 के 2 में शिक्षण संस्थानों को सहायता देने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि यह धर्म, भाषा आधारित या किसी अल्पसंख्यक के वर्ग के प्रबंधन में है। यानी कि हमारा कोई राज्य का शिक्षा संस्थान के विरुद्ध जो है इसमें भी कोई विभेद नहीं किया जाएगा। समझिए, सबको एक माना जाएगा।
अब आते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में है इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के संबंध में है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में क्या होता है? रिट जारी कर सकते हैं हम, और रिट जारी करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट करेगी अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट रिट जारी करेगी अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, कब होगा ये रिट जारी? जब मौलिक अधिकारों का कोई हनन करेगा तब ये रिट जारी हो जाएंगी। और रिट कितनी है? 5 प्रकार की रिट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को सशरीर पेश करना, किसी को वो सशरीर सुप्रीम कोर्ट में पेश करना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब भी होता है किसी को सशरीर पेश करना। परमादेश, यह रिट सरकारी कर्मचारी या संस्थान के खिलाफ जारी की जाती है, ठीक है, जिससे संविधान का उल्लंघन किया हो। कोई भी सरकारी संस्थान है, सरकारी कर्मचारी है, अगर उसने उल्लंघन किया है तो न्यायालय परमादेश जारी कर देगा उसके लिए। उत्प्रेषण, यह अधीनस्थ न्यायालय या निचली अदालतों के खिलाफ जारी की जाती है। निचली अदालत जो हैं उनके लिए ये उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। निषेध प्रतिषेध, इस रिट के तहत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द किया जा सकता है। निषेध प्रतिषेध वाले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनको भी रद्द किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा, गलत तरीके से सरकारी नौकरी ग्रहण करने हुए व्यक्ति को नौकरी रद्द कर देना अधिकार परीक्षा में आती है। ये 3 इम्पोर्टेंट है। हैबियस कॉर्पस कहते हैं किसी को सशरीर पेश करना। परमादेश कहते हैं कि हमारा आदेश, न्यायालय के द्वारा जो आदेश है। अधिकार परीक्षा कहते हैं किस अधिकार से तुम ये गलत काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है। ये सरकारी पद का अनधिकार मतलब उसे अधिकार नहीं है सरकारी पद का, वो सरकारी पद पर है, उसको रोकती है अधिकार परीक्षा। कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका जारी कर सकता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जनहित याचिका हम दायर करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अब आते हैं हम अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 पर भी बहुत प्रश्न पूछे गए थे। अनुच्छेद 33 में क्या है कि संसद को जो सशस्त्र बल हैं, सैन्य बल हैं और पुलिस खुफिया आदि बल हैं, इनके सदस्यों के मौलिक अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 के तहत ये जो जितने भी सैन्य बल हैं उन पर या पुलिस बल हैं उन पर ही उनके भी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के अनुसार। अनुच्छेद 34 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्याय की है। और फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ को क्या कहते हैं? प्रेस को कहते हैं। इसको प्रेस को कहते हैं हम। कुछ नोट है कि केशवानंद भारती केरलवाद 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संसद के किसी भी अधिनियम को मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यही बताया था केशवानंद भारती केरलवाद में। और ये 2 इम्पोर्टेंट नोट और हैं मौलिक अधिकार से संबंधित कि अधिकार जो विदेशी नागरिक को भी प्राप्त नहीं है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है जो अधिकार, वो कौन सा अधिकार है? वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और ऐसा अधिकार जो गैर नागरिक और विदेशी को भी प्राप्त है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों ये आज हमारी क्लास थी मौलिक अधिकार से संबंधित, और मौलिक अधिकार से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे परीक्षा में पूछे जाएंगे वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।